नमस्कार दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय स्टेनो भर्ती परीक्षा 2017 से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश। जब 2017 में स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था तो उससे लगभग 10 दिन पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने एग्ज़ाम की गाइडलाइन जारी की थी। तो इस बार भी संभव है कि जब एग्ज़ाम होगा उससे 10 दिन पहले हाई कोर्ट गाइडलाइंस जारी कर देगा। उस समय आपको सूचित कर दिया जाएगा। आज हमारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गाइडलाइन में क्या-क्या होता है और एग्ज़ाम कैसे होता है, पहले कौन सा एग्ज़ाम होगा, बाद में कौन सा होगा, टाइप टेस्ट, एफिशिएंसी टेस्ट कैसे क्या होता है, क्या प्रक्रिया है, इस गाइडलाइन में सब कुछ दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। सबसे पहला बिंदु, अभ्यर्थी को राजस्थान हाई कोर्ट की वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र ऑब्लिक एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अभ्यर्थी को अपने प्रवेश पत्र पर दिए गए नियत स्थान पर अपनी वर्तमान पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकानी होगी। अभ्यर्थी द्वारा संबंधित परीक्षा केंद्र में प्रवेश लेने के लिए जारी किया गया प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। बिंदु नंबर 4, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में दिए गए रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचना होगा, जैसा कि प्रवेश पत्र में दर्शाया गया है। देरी से पहुंचने पर उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दोस्तों, ये तो सामान्य बात है कि एग्ज़ाम से आपको 1 घंटा तो पहले पहुंचना ही है। उसके बाद अभ्यर्थी कंप्यूटर टेबल पर उल्लिखित अपने रोल नंबर की जांच करने के बाद अपनी निर्धारित सीट पर बैठेंगे। उसके बाद अभ्यर्थी निरीक्षक द्वारा या वहां मौजूद वक्ता द्वारा सूचित किए गए निर्देशों का पालन करेंगे। जब आप लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठ जाओगे तो वहाँ पे आपको दिशा निर्देश और दे दिए जाएंगे कि आपको कैसे लॉगिन करना है, कैसे बैठना है, कैसे क्या, सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। नर्वस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको एग्ज़ाम में। परीक्षा केंद्र में एक के बाद एक टेस्ट लिए जाएंगे, यानी सबसे पहले शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा और उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट में पहले टाइपिंग टेस्ट और फिर एफिशिएंसी टेस्ट, मतलब ये सीक्वेंस रहेगी कि पहले शॉर्ट हैंड, फिर टाइप टेस्ट और फिर एफिशिएंसी टेस्ट। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा एक बार परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने के बाद उसे किसी भी स्थिति में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने से पहले कमरे से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। उसके बाद बिंदु संख्या 9, अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने से पहले सभी कंप्यूटर सामग्री अर्थात कीबोर्ड की कुंजी, कीज, मॉनिटर, माउस आदि की जांच कर लें। इसके लिए कंप्यूटर के डेस्कटॉप या स्क्रीन पर दिए गए नोटपैड के आइकन पर क्लिक करना होगा, जिससे एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आप वहां की कीबोर्ड से टाइप करके या माउस का प्रयोग करके इनकी जांच कर सकते हैं। यदि कीबोर्ड या माउस या अन्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो आप वहां मौजूद निरीक्षक से उसे बदलने के लिए कह सकते हैं। इस दौरान अभ्यर्थी लैब में किसी प्रकार का शोर नहीं करे और न ही दूसरों को परेशान करे, बल्कि चुपचाप बैठे रहे और कंप्यूटर संबंधी समस्या दूर होने या आपका सिस्टम बदल जाने की व्यवस्था की प्रतीक्षा करें। तो आपको घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पहले समय दिया जाएगा, स्क्रीन पे नोटपैड का आइकन होगा, आपको उसको ओपन करना है, फिर आपके जो भी
कीबोर्ड माउस है उनको आराम से आप चेक कर सकते हैं। कीबोर्ड का हर एक बटन आपको टाइप करके चेक करना है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सॉफ्ट चल रहा है, हार्ड चल रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है, तो आप हाथों हाथ बोलो उनको, वो अपने आप आपके चेंज कर देंगे या आपको दूसरे सिस्टम पे बिठा देंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। कंप्यूटर लैब में निरीक्षक द्वारा आपको आशुलिपि की नोटबुक डायरी दी जाएगी। आपको उस डायरी में सही ढंग से निम्नलिखित विवरण भरना होगा: आपके रोल नंबर और आपका नाम, परीक्षा की तिथि और समय। चलिए आगे चलते हैं। अंतिम श्रुत लेख डिक्टेशन। डिक्टेशन देने से पहले एक 200 से 250 शब्दों का ट्रायल डिक्टेशन दिया जाएगा, जो कि उसी गति से होगा जिस गति से मूल डिक्टेशन होने वाला है। जब आपका मूल डिक्टेशन स्टार्ट होगा उससे पहले आपको 200 से 250 शब्दों का एक ट्रायल पैसेज दिया जाएगा, उसी वॉइस में दिया जाएगा जिस वॉइस में आपके मूल डिक्टेशन होगा। ठीक है। ट्रायल पैसेज देने के बाद आपको पूछा जाएगा कि भाई आपको आवाज़ सही ढंग से आ रही है नहीं आ रही है। अगर कोई बच्चा हॉल में सबसे पीछे बैठा है और उसको आवाज़ नहीं आ रही है तो आप सीट चेंज करके आगे डिक्टेशन लेने के लिए बैठ सकते हो। ठीक है। अगर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है तो आप अपनी शिकायत दे सकते हो। उसके बाद आपको एक बार वापस ट्रायल पैसेज दिया जाएगा। अगर आपको शिकायत है तो सेकंड बार में अगर आपको सही लग रहा है तो ठीक है, उसके बाद मूल डिक्टेशन होगा। ट्रायल डिक्टेशन के 5 मिनट बाद 6 मिनट का मूल डिक्टेशन उसी गति में और उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाएगा जिसने ट्रायल डिक्टेशन दिया था। उसके बाद बिंदु संख्या 13, मूल डिक्टेशन के बाद अभ्यर्थी को कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें आपको डिक्टेशन का अनुवाद करना है में लॉगिन करना होगा। आपको वहाँ पे जो कंप्यूटर होगा वहाँ पे एक आइकन दिया हुआ होगा एग्ज़ाम का, वो आपको वहाँ अपना बता देंगे कौन सा है। इसके लिए निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अभ्यर्थी को संबंधित विवरण डालना होगा जो कि निरीक्षक द्वारा बताया जाएगा। वहाँ पे आपको जो भी आपका नाम, रोल नंबर या आपके डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी होगी, जिससे आपका कंप्यूटर लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद मूल डिक्टेशन को पढ़ने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाएगा। जब आपका 6 मिनट का डिक्टेशन पूरा हो जाएगा उसके बाद आपको स्टेनो डायरी से 5 मिनट का समय दिया जाएगा कि एक बार आप जो आपने डिक्टेशन लिया है वो आप पढ़ ले रहा है। उसके बाद 5 मिनट के बाद आपका अनुवाद के लिए समय स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए अनुवाद का समय पूरा होने के बाद 5 मिनट का अंतराल होगा। मतलब जब आपने डिक्टेशन ले लिया उसके बाद आपको 5 मिनट का समय दिया जाएगा पढ़ने के लिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर पे लॉगिन करना होगा। उसके बाद आपके डिक्टेशन का समय, जो डिक्टेशन लिया है आपने, अनुवाद करने का समय स्टार्ट हो जाएगा। 50 मिनट आपको दिए जाएंगे अनुवाद के लिए। अनुवाद करने के, अगर आप अनुवाद कर लेते हो, मान लो आपने 20 मिनट 30 मिनट में अनुवाद कर लिया, उसके बाद आप उसको लॉग आउट नहीं करें, उसको अपना आप होने दे। समय पूरा होने के बाद वो अपना आप लॉग आउट हो जाता है। लॉग आउट होने के बाद आपको 5 मिनट का अंतराल होगा। इसके बाद, इस अंतराल के बाद 10 मिनट का टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में स्क्रीन पर 2 भाग दिखाई देंगे। स्क्रीन पर पहले भाग में दिखाई देने वाले मैटर को दूसरे भाग में टाइप करना होगा। स्क्रीन पर पहले भाग में दिखाई देने वाला मैटर जब आप पूरा टाइप कर लेते हो तो आपको पास में स्क्रीन के दाईं ओर दिए गए स्क्रॉल बार को नीचे करके आगे का मैटर टाइप करते रहना है। 10 मिनट पूरे होने तक आपको यह करना है। याद रहे, आपको जिस मैटर को टाइप करना है उसे स्क्रॉल बार की सहायता से ऊपर नीचे करना होगा, वह अपने आप नहीं होगा।
इसके कहने का मतलब है जब आपके टाइपिंग टेस्ट होगा उसमें स्क्रीन दो भागों में बंटी हुई होगी। पहला भाग ऊपर वाला जिसमें पैरा दिया हुआ होगा जिसे देख के आपको टाइप करना है, और जो नीचे वाला हिस्सा होगा उसमें आप जो टाइप करोगे वो टाइप होगा। जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो ऑटोमेटिक स्क्रॉल होता रहेगा, लेकिन जो ऊपर पैरा दिया हुआ है वो ऑटोमेटिक स्क्रॉल नहीं होगा, उसको हमको स्क्रॉल करना पड़ेगा। जब मैटर पूरा हो जाता है एक बार में, उसके बाद आपको स्क्रॉल बार से उसको मैटर को नीचे खींचना होगा, उसके बाद आपको वापस से टाइप करना है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी अतिरिक्त ऑप्शन या टूल जैसे कि फाइंड, रिप्लेस, डिलीट, स्पेल चेक इत्यादि अमान्य होगा। अगर आप कोई भी ऑप्शन जैसे कि फाइंड, रिप्लेस, डिलीट, स्पेस इत्यादि अगर दबाते हैं तो वो बटन मान्य नहीं है। इसलिए अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वह डिक्टेशन का अनुवाद करते समय तथा टाइपिंग टेस्ट देते समय इन ऑप्शंस का प्रयोग न करें। एफिशिएंसी टेस्ट में दिए गए प्रश्न के अनुसार जरूरत पड़ने पर ही इनका उपयोग करना है। अगर एफिशिएंसी टेस्ट में आपको इन ऑप्शंस के बारे में दिया जाता है, जैसे कि एफिशिएंसी में क्वेश्चन आ गया कि फाइंड करके बोल्ड करो वगैरह वगैरह, तो ही आपको यूज़ करना है, वरना आपको कोई भी अतिरिक्त बटन नहीं दबाना है। जरूरत न पड़ने पर इनका उपयोग करने पर यदि सॉफ्टवेयर रुक जाता है तो अभ्यर्थी स्वयं इसका जिम्मेदार होगा। आपको अतिरिक्त कोई भी बटन एग्जाम के टाइम नहीं दबाना है। बैक स्पेस और माउस की लेफ्ट की का प्रयोग मान्य होगा केवल अनुवाद करते समय, और एफिशिएंसी टेस्ट में बैक स्पेस काम करेगा। लेकिन जब आपका टाइप टेस्ट होगा, टाइप टेस्ट में बैक स्पेस बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब आप टाइप करोगे उसमें अगर आपके शब्द गलत होते हैं तो आप उसको इरेज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। अभ्यर्थी अनुवाद करते समय और टाइपिंग टेस्ट देते समय मान्य की गई कीज के अलावा अन्य किसी प्रकार की कीज का प्रयोग न करें। पूरी परीक्षा यानी शॉर्ट हैंड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट सभी का मूल्यांकन कंप्यूटर द्वारा प्रोग्रामिंग तरीके से किया जाएगा। जो भी आपके टेस्ट होंगे, टाइप टेस्ट है, एफिशिएंसी है, स्टेनो है, कंप्यूटर में ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग के द्वारा ही किया जाएगा। इसलिए किसी भी अमान्य कीज का प्रयोग करने पर यदि मूल्यांकन बाधित होता है तो उसका जिम्मेदार स्वयं अभ्यर्थी होगा। आप लोगों को जहाँ निरीक्षक होगा उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, एग्ज़ाम देना है। अपने हिसाब से कोई भी कीज़ वगैरह नहीं दबानी है। अनुवाद करते समय किसी भी अन्य प्रकार की कीज़ का प्रयोग करने पर आप मुख्य स्क्रीन से बाहर आ सकते हैं, और ऐसी स्थिति में आपको पुनः लॉगिन करके अनुवाद प्रारंभ करना होगा, और ऐसी स्थिति में आपको कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। अगर आप अनुवाद कर रहे हैं और आपको कोई अतिरिक्त की दब जाती है और आप लॉग आउट हो जाते हो, आप पुनः जब लॉगिन करोगे तो आपको वापस शुरू से अनुवाद करना होगा, और इसके लिए आपको कोई अलग से समय नहीं दिया जाएगा। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि जब आप अनुवाद करते हो तो कोई भी एक्स्ट्रा की न दबाएं। टाइपिंग स्पीड टेस्ट पूरा होने के बाद 5 मिनट का अंतराल होगा, और उसके बाद 10 मिनट का कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट शुरू होगा। टाइप टेस्ट के बाद 10 मिनट के अंतराल के बाद कंप्यूटर एफिशिएंसी टेस्ट होगा। एफिशिएंसी टेस्ट में जो प्रश्न आपको हल करना है उससे संबंधित आवश्यक पैराग्राफ, टेबल इत्यादि आपको पहले से कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध होंगे, और आपको उसी में प्रश्न हल करना होगा। अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे पहले से उपलब्ध किसी भी डेटा को बदलकर उसकी अनावश्यक फॉर्मेटिंग करके उसके साथ छेड़छाड़ न करें। यदि डेटा के साथ ऐसी कोई छेड़छाड़ की जाती है या
फॉर्मेटिंग की जाती है जो कि प्रश्न का हिस्सा नहीं है, तो ऐसा करने पर उस डेटा से संबंधित प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। अगर एफिशिएंसी टेस्ट में जो फॉर्मेटिंग दी गई है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जो पैराग्राफ वगैरह दिए गए हैं, आपको उनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको सिर्फ प्रश्नों के अकॉर्डिंग ही चलना है। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, प्रथम पैरा को बोल्ड करें, तो आपको बस पैरा को सिलेक्ट करके और प्रथम पैरा को बोल्ड करना है, ना कि आपको पैरा को चेंज करना है। अभ्यर्थी प्रत्येक टेस्ट की समय सीमा का ध्यान रखे। परीक्षा के प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित किया गया समय पूरा होने पर प्रोग्राम अपने आप काम करना बंद कर देगा। कोई भी टेस्ट देने के बाद आप खुद लॉग आउट करने की कोशिश न करें। अगर आपने समय से पहले कोई टेस्ट पूरा कर लिया है तो उसका समय पूरा होने के बाद वह अपना आप बंद हो जाएगा। प्रत्येक अभ्यर्थी को एफिशिएंसी के प्रश्न पत्र पर अपना रोल नंबर लिखना होगा और परीक्षा पूरी होने पर प्रश्न पत्र पर दिए गए सर्टिफिकेट पर अपना हस्ताक्षर करना होगा। निरीक्षक द्वारा भी इस सर्टिफिकेट में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करके सभी प्रश्न पत्र इकट्ठे किए जाएंगे। जब तक निरीक्षक द्वारा सभी अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र इकट्ठे नहीं कर लिए जाते हैं, तब तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। अब लास्ट में आपको एक विशेष नोट है। यह दिशा निर्देश 2017 की स्टेनो भर्ती परीक्षा के हैं। 2020 की स्टेनो भर्ती परीक्षा के दिशा निर्देश परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले आएंगे, तब आपको सूचित कर दिया जाएगा। वैसे 2020 स्टेनो भर्ती परीक्षा के दिशा निर्देश लगभग 2017 के दिशा निर्देश के समान ही होंगे, थोड़ा बहुत ही बदलाव होगा। तो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, आराम से तैयार होके जाना है, हर तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, और बेझिझक एग्ज़ाम देना है, तभी आप सीट निकाल पाएंगे। इस जब 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, बिल्कुल इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही हुआ था, बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं था, एकदम प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम हुआ था। और जब यह एग्ज़ाम होगा 2020 वाला, वह भी एकदम प्रॉपर तरीके से ही होगा। तो आपको बस मन लगा के अभी मेहनत करनी है और कुछ भी नहीं करना, बस मेहनत करो, आप आराम से सीट निकालोगे। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।